हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, जो कि मेंशन्ड है आपके सेक्शन 26 के सब सेक्शन ए में अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अच्छा, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इसको पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है डाइंग डिक्लेरेशन, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली ये होता है कि कोई भी जो स्टेटमेंट है वो उस व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है जो कि अपने डेथ बेड पे है, या जो कि अब मरने ही वाला है। अब उसके दौरान अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा, तो वो कहलाएगा आपका डाइंग डिक्लेरेशन। एंड ये जो उसके द्वारा स्टेटमेंट है, ये रिटन वे में भी दी जा सकती है, या ये वर्बल भी हो सकती है, या फिर वो अपने इशारों से भी ये जो स्टेटमेंट है ये दे सकता है। कि मान लो एक जो पर्सन था, मान लो कोई वाइफ थी जिसके ऊपर अत्याचार किया गया एंड उसको जला के मारने की कोशिश की गई। अब उसको किसी तरीके से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, एंड वो हॉस्पिटल में जब अपना बयान दे रही है, जब अपना स्टेटमेंट दे रही है, स्टेटमेंट में ये बोलती है कि ये ए पर्सन ने या ये बी पर्सन ने या उसके हस्बैंड ने उसको मारने की कोशिश की है। तो वो जो उसका स्टेटमेंट है उस दौरान, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि अब वो नहीं बचने वाली है, तो उस दौरान जो भी स्टेटमेंट वो उसके द्वारा दिया जाएगा, उस व्यक्ति के द्वारा, उस वाइफ के द्वारा दिया जाएगा, वो आपका कहलाएगा डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि जो भी स्टेटमेंट उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए उसकी कॉज ऑफ डेथ से। दूसरा, क्या परिस्थितियां हुई जिनकी वजह से जो उसकी डेथ हुई है। दो चीज़ें, या तो कॉज ऑफ डेथ के बारे में बताना चाहिए, वो जो स्टेटमेंट है वो कॉज ऑफ डेथ के बारे में बताना चाहिए, या फिर वो जो स्टेटमेंट है वो ये बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों की वजह से उस पर्सन की डेथ हुई है। अब इसमें क्या क्या शामिल किया जा सकता है कि किस पर्सन ने उसके ऊपर अटैक किया, दूसरा अटैक से पहले क्या हुआ, तीसरा कौन से वेपन का इस्तेमाल किया गया था, क्या मोटिव था या क्या रीज़न था, या फिर क्या इवेंट्स हुए जिनकी वजह से उस व्यक्ति की डेथ हुई। एंड यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे दूसरे पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। अब अगर जो कोर्ट है वो कन्विंस हो जाता है कि जो भी स्टेटमेंट उस व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है वो सही है, विदाउट रिक्वायरिंग कॉरबोरेशन, मतलब कि यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि जो भी उस व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है अपने डेथ बेड के दौरान वो सच है। एंड यहाँ पे उन जो हमारा ऑनरेबल कोर्ट है उनको ऐसा लगता है कि और कोई एडिशनल एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। अब एग्जाम्स में जनरली ये जो केस लॉ है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 वाला, ये जनरली आ जाता है। अब इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या कि कोई एक आदमी था जिसने किसी दूसरे आदमी को पैसे दिए थे। अब होता क्या है कि वो जो दूसरा आदमी था जिसने वो पैसे लिए थे, वो पहले आदमी को बोलता है कि भाई यहाँ फला फला जगह पे आ जाओ और अपना जो उधार है उसे ले लो। अब ये आदमी क्या होता है, उस अक्यूज पर्सन मतलब दूसरे आदमी के घर, जिसको उधार दिया था उसके पास चला जाता है, उसके घर चला जाता है, एंड वहाँ से कभी वापस नहीं आता है। अब होता क्या है, कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि जो आदमी उसके घर पे गया था उसकी बॉडी जो है वो किसी ट्रंक में मिलती है एंड किसी ट्रेन के डिब्बे में मिलती है। अब क्या होता है, घर से निकलने से पहले इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो अपनी वाइफ को ये बताता है कि मैं अक्यूज के घर पे जा रहा हूँ, मतलब अब जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके घर पे जा रहा हूँ ताकि जो भी मेरे पैसे थे उसको लेने के लिए। अब ये जो स्टेटमेंट वो मरने से पहले उसने अपनी वाइफ को दिया था, ये स्टेटमेंट जो है एज ए एविडेंस जो है इस्तेमाल की जा सकती है। अब यहाँ पे जो इशू है, इशू क्या है कि जो भी स्टेटमेंट जो है उसने अपनी वाइफ को दिया है घर से निकलने से पहले, ये एज ए डाइंग डिक्लेरेशन जो है कोर्ट में एडमिसिबल होगी अंडर सेक्शन 26 का सबसेक्शन ए। एंड यहाँ पे जो हमारे प्राइवी काउंसिल हैं उन्होंने क्या हेल्प किया कि वो जो स्टेटमेंट जो उसकी वाइफ को दिया था उस व्यक्ति ने, वो एडमिसिबल होगा कोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड है सरकमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब ये डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्टेड क्यों माना जाता है या कौन से प्रिंसिपल पे ये आधारित है? तो जनरली
जो भी सुने सुनाए बातें होती हैं उनको एज ए एविडेंस अलाउड नहीं किया जाता है कोर्ट में। लेकिन जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में उसके द्वारा जो भी लास्ट स्टेटमेंट बोले जाते हैं या डेथ बेड के दौरान, मतलब जब वो पर्सन मरने ही वाला है उसके दौरान जो भी वो बोलता है उसको लॉ के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। अब ऐसा क्यों है? तो ये एक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है जिसको बोलते हैं नेमो मोरिटोरस प्रेज्यूमिटोर मेंटेरी। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति जो है जिसके डेथ, जो कि अपने डेथ बेड पे है एंड अब वो मरने ही वाला है, तो उसके दौरान वो जो भी बोलेगा ऐसा माना जाता है कि वो सत्य ही बोलेगा, कोई गलत चीज नहीं बोलेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये एक बेस्ट अवेलेबल एविडेंस है। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि अब वो जो व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई वो खुद से अपने आप को आ तो नहीं सकता कोर्ट में टेस्टिफाई करने के लिए, तो इसीलिए जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो कोर्ट में एक्सेप्ट की जाती है। अब इसका एक यूनिक फीचर है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, ये जनरली एग्जाम्स में आता है। तो इंग्लिश लॉ में क्या होता है? तो इंग्लिश लॉ में होता क्या है कि जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी तो उसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना जरूरी है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको लगता है कि वो सरवाइव कर सकता है एंड तब भी अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो वैलिड होगा। एंड दूसरा पॉइंट कि ये क्रिमिनल केसेस में भी अप्लाई होता है एंड सिविल केसेस में भी अप्लाई होता है। अब इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट कोर्ट के पास आती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी को जो हमारा कोर्ट है वो एग्जामिन कर सकता है। कौन सी चीज़ों के आधार पर कि उन परिस्थितियों में वो जो डिक्लेरेंट पर्सन था जो कि अपनी डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था उस समय उसकी मेंटल स्टेट कैसी थी, कहीं कोई दबाव तो नहीं था। एंड दूसरा पॉइंट ये कि जो भी स्टेटमेंट उस व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है उससे वो जो कॉज ऑफ डेथ है वो रिलेट करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अब अगर कोई जो डाइंग डिक्लेरेशन है, अब अगर वो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है तो वो ग्रेटर एविडेंशियरी वेट जो है वो कैरी करती है। मतलब जो इस तरीके के जो एविडेंस होते हैं उनके पे जो रिलायबिलिटी होती है वो हाई होती है। एंड लास्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी कोई जो ये डाइंग डिक्लेरेशन है जब इसको एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है या कोई भी जो ऐसी स्टेटमेंट है उसको जब एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है तो यहाँ पे दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के तभी उसको एज ए एविडेंस इस्तेमाल या एक्सेप्ट किया जाता है। सबसे पहली चीज़ है कि क्या वो वॉलेंट्री है, मतलब वो जो स्टेटमेंट दी गई है वो उस व्यक्ति ने वॉलेंट्री नेचर में दी है, मतलब किसी के दबाव में तो नहीं दी है। एंड दूसरा पॉइंट कि कितनी सच्चाई है उस स्टेटमेंट में। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उसको, मतलब उस स्टेटमेंट को एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डाइंग declaration. Thank you guys for watching this lecture. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद everyone.